नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने आ रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के मिशन 2023 के बारे में। दरअसल आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई। उस बैठक में तय किया गया कि मिशन बूथ यानी वो बूथ पर फोकस करने जा रही है। इस पूरे मामले में एक नारा फिर से उभर कर आया। वो नारा था अब की बार फिर 200 पार। पिछली बार भी भाजपा ने नारा दिया था अब की बार 200 पार, लेकिन बमुश्किल 100 के पार हो पाए थे। लेकिन इस बार वो कितने पार हो पाते ये तो चुनाव का प्रबंधन और संगठन और सरकार की रीति नीति से तय होगा। लेकिन अभी तो भाजपा का जोर इसी बात पर है कि 2023 दिसंबर में होने वाले चुनाव में सरकार फिर से बनाए, और कांग्रेस भी इसी बात पर जोर दे रही है कि इस बार फिर से कमलनाथ की सरकार। महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी का कहना यह है कि देश में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, यानी प्रदेश और केंद्र में अगर एक ही पार्टी की सरकार होगी तो विकास के मामले में हम तेजी से कदम ताल कर सकेंगे। इस पूरे मुद्दे पर भाजपा के नेता एक सुर से कह रहे हैं कि इस बार चुनाव हर हाल में जीतना है, लेकिन ये कितना आगे चलकर सही साबित होगा ये कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा नेताओं के संपर्क से साबित होगा। आज कमलनाथ ने सेवा दल की बैठक भी ली है, उसमें बहुत सारी बातें हुई, हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, और फोन पर स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे साथ देवदत्त दुबे जी। अभी उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं योगीराज योगेश जी से। योगीराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे मामले में सब कहते हैं कि सरकार हम बनाएंगे, बीजेपी कहती है कि 200 पार जाएंगे, कांग्रेस कहते हैं कि 150 के पार जाएंगे, और विधानसभा में सीटें कुल 230 है। अगर ये आंकड़ा सही साबित हुआ तो फिर ये तो संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर नारों की तुलना में फिर लोग कहेंगे कि जुमला बोला था हमने। तो इस पर हम जानना चाहेंगे कि क्या सच में बीजेपी या कांग्रेस इस पर काम कर रही है, क्योंकि कमलनाथ पिछली बार की तुलना में ज़्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। पिछली बार से हमारा संबंध है 2018 में वो जितने सक्रिय थे, इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा सक्रिय हो। आपकी राय? बीजेपी ने बूथ को मजबूत करने की बात की है, आपको क्या लगता है कि जो उनके प्रभारी हैं अजय जामवाल की बात करें, चाहे मुरलीधर राव की बात करें, चाहे उनके वरिष्ठ नेता शिव प्रकाश की बात करें, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और विश्वनाथ शर्मा, फिर हम बात कर सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की, प्रहलाद पटेल की, आपको क्या लगता है कि ये सब क्या होगा? इस पूरे मामले में एक मैं और बात ज़रूर जोड़ूंगा कि आज की बैठक में जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की भी उपस्थिति रही है। कहा जाता है कि उनको न्योता नहीं मिल पाया था, लेकिन वो पहुंची। इस सब के क्या मायने हैं, आपकी राय? देखिए राघव जी, एक तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेता एकजुट हैं और दिखाई भी दे रहे हैं कांग्रेस की तुलना में। या जिन जिन नेताओं को आपने जिक्र किया वो चाहे कैसे भी स्टेटमेंट दें, लेकिन पार्टी फोरम में एकजुट हैं, और ऐसा कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आता जिससे कि बाइफर्केशन वाली स्थिति बनती है जैसे कि कांग्रेस में बनती है। तो इस मामले में थोड़ी सी भाजपा रिच है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके के नारे जैसे उन्होंने पिछली बार भी दिया था कि 200 पार, और इस बार फिर वो मुरलीधर राव कह रहे हैं कि 200 दिन में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य, मतलब हर एक दिन में एक सीट उनको जीतना है। अब ये कहने में तो आसान लगता है, जैसे पिछली बार भी उन्होंने कह दिया था, इस बार भी कह दिया कि इस बार 200 मैं आपकी चीज़ में एक बात जोड़ूंगा कि मुरलीधर राव खुद कितने चुनाव जिता पाए हैं ये भी एक विषय होगा। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि कई बार प्राइमरी के टीचर होते हैं, लेकिन उनके पढ़ाए हुए बच्चे आईएएस बन जाते हैं। तो मुरलीधर राव ने कितने झंडे अपने राज्य में या अपने संगठन में गाड़े हैं, लेकिन वो जो नारा दे रहे हैं और जो वो नुस्खे बता रहे हैं वो कितने कारगर होंगे ये भी बात है। क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, आपके हज़ारों लाखों फॉलोअर होने चाहिए, नहीं हो पाते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ये बात उनकी लोग मान क्यों नहीं रहे हैं, इस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। नहीं, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि लोग आपकी तब मानते हैं जब आप उसी कार्य प्रणाली को आप व्यवहार में लाओ। मुरलीधर राव खुद साल में 3-4 बार अवतरित होते हैं और एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके फिर गायब हो जाते हैं। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि मंत्री, विधायक, सांसद, इन सबको जो प्रदेश स्तर के प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो 15 दिन 10 दिन जाएँ, जो उससे नहीं महामंत्री लेवल के हैं वो 15 दिन जाएँ।
क्षेत्रों में, लेकिन ना तो कोई प्रदेश पदाधिकारी क्षेत्र में जा रहा 15-15 दिन, महीने में 15 दिन कौन सा पदाधिकारी आपको क्षेत्र में नजर आ रहा है। और ये सिर्फ इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि उनको भी पता है कि अभी यहाँ बोल बाल के फिर चले जाएंगे। तो जब तक जो आप बोल रहे हैं उसको आप खुद एडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक लोग उसको अपनाने से हिचकते हैं। और दूसरा, टारगेट ऐसे दें जो लोगों को अचीवेबल हो, जो लोगों को लगे कि इसमें काम किया जा सकता है। हर बार सुनने में यही आता है बड़ा टारगेट आप रखते हो, ठीक है, कई बार ये रहता है कि आप जितना बड़ा टारगेट रखोगे तो आप उतनी मेहनत के साथ उतनी सक्रियता के साथ काम करोगे, लेकिन इतना बड़ा भी मत रखो आप कि वो अचीव ही नहीं कर पाओ। 200 की आप बात कर रहे हैं, पिछली बार भी 100 पे अटक गए थे आप, अब इस बार फिर आप 200 की बात कर रहे हैं। तो जितना मेहनत के साथ आप ये बात कर रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर लोग उसको कितना अडॉप्ट कर रहे हैं ये भी आपको समझने वाली बात होगी, क्योंकि लोग केवल बातों से, भाषणों से लोग प्रभावित नहीं होते। आप जब तक उनको ज़मीनी स्तर पर, अब जैसे 200 सीट जीतने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या प्रदेश संगठन के पास कोई ऐसी स्टडी है कि वो कौन सी 200 सीटें जिनको आप जीतेंगे, और वे कौन सी, चलो ये छोड़ दो, ये वो बता दो कि वो कौन सी 29 सीटें जिनको आप छोड़ रहे हैं। तो जब आपका ही माइक्रो एनालिसिस ऐसा नहीं है, कार्यकर्ताओं को आप क्या बताओ कौन सी 200 सीट जीतोगे आप। तो ठीक है, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरने के लिए ये नारा अच्छा रहता है कि इस बार हम 200 के पार जाएंगे, ऐसी कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, और कार्यकर्ता भी कई बार नारों से उत्साहित होता है, लेकिन सवाल यही है, मैं देवदत्त से पूछूंगा कि बीजेपी ने फोकस किया था कि हम हारी हुई सीटों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन 45 साल से एक राघवगढ़ में नगर पालिका है, बीजेपी उसको नहीं जीत पा रही है। दुनिया भर में उन्होंने झंडे गाड़ दिए, लेकिन दिग्विजय सिंह का जो अपना गृहनगर राघवगढ़ है वहाँ वो नहीं जीत पा रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि बीजेपी का संगठन बड़ा मजबूत है, कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा सक्षम है, लेकिन उन सक्षम कार्यकर्ताओं का उपयोग अगर समय पर नहीं किया जाएगा तो फिर वो हथियार भी काम नहीं आता जिसको आप वक्त आने पर चलाएं नहीं। आपकी राय? बीजेपी मजबूत बहुत है, नेता सक्षम है, लेकिन क्या उनका चुनाव प्रबंधन उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ पाएगा? मैं अटल जी की 2 लाइनें जरूर इसमें जोड़ूंगा। उन्होंने कहा था कि पुराने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल मत भूलिए, अगर वो टूटता है उसके बदले 10 नए छूट जाते हैं तो छूट जाए, क्योंकि पुराना कार्यकर्ता भरोसेमंद है और नए पर आपको भरोसे करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। आपकी राय? आज की बैठक, उमा भारती की उपस्थिति, उमा भारती का फिर अनूप मिश्रा के साथ चले जाना बैठकर वहाँ, ये सब क्या दिखाता है? क्या बीजेपी ने बड़े लीडरों को मैदान में उतारा, लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जो बात है वो ठीक से नहीं हो पा रही है? आपकी राय? देखिए, 2018 के परिणाम के बाद बीजेपी बहुत सतर्क और सावधान है, क्योंकि वो अचंभित थी जब वो कह रही थी कि हम कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाएंगे, तब कांग्रेस सरकार में आ गई थी। खैर 1.5 साल बाद बीजेपी सरकार में भी आ गई, लेकिन तब से लगातार वो कह रही कि हम 103 जो हारी हुई सीटें हैं उनको जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव में अधिकांश सीटें वो फिर भाजपा नहीं जीत पाई, जिनको जीतने के दम पे वो 200 पार की बात कर रही है। तो बड़ा असमंजस भी है पार्टी के अंदर, और बड़ा वो मंथन भी चल रहा है कि आखिर कैसे हम 2023 में सत्ता में आए, 2018 की तरह हम किसी भी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। इसके लिए आज का जो आप जमावड़ा देखेंगे प्रदेश कार्य समिति बैठक में, कि इस बार उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों को भी एंट्री दी, आमंत्रित किया, और पुराने सभी नेताओं को ही बुलाया है, क्योंकि यही वो लोग थे जो नींव के पत्थर हैं, या जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, खासकर 2003 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था और उसके बाद लगातार संघर्ष ही कर रहे हैं। तो पार्टी इस समय बड़ी मंथन और चिंतन मनन के दौर में है कि आखिर हम कैसे एडजस्ट करें, क्योंकि अभी जो सिंधिया के साथ लोग आए उनको भी एडजस्ट करना है 2023 में। अभी तो उपचुनाव में ये हो गया था कि भाई इनके कारण हम सरकार में आए हैं, इनको जिताना है तभी सरकार भी रहेगी, तो हो गया। लेकिन अभी 2023 में एडजस्ट करना हो, फिर नए दावेदार हैं, और पार्टी कुछ जगह, जैसा आपने राघवगढ़ का उल्लेख किया, ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं कि 20 वर्षों में भी वहां अच्छे सक्षम प्रत्याशी नहीं पार्टी खड़ी कर पाई। उसको कभी सपा से लेना पड़ता है, कभी बसपा से, कभी कांग्रेस से उम्मीदवार लेना पड़ते हो तब जिताती है। तो पार्टी दावा बहुत कर रही है, लेकिन उसको मालूम है कि हमें अभी बहुत मेहनत करना है। कई सीटों पर लगभग 50-60 सीटें ऐसी हैं जो उसके लिए भारी मुश्किल वाली हैं,
जब 2003 में भी सुनामी आई थी भाजपा की, तब भी 38 सीटें वो नहीं जीत पाई थी। जी तो 200 पार का नारा 18 में भी दिया था और अब भी दे रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने, नेताओं को जरा मेहनत करने के लिए बिल्कुल। सक्रिय करना। लेकिन जी देवदत्त जी, मैंने चर्चा की के बीच में इस बात का उल्लेख किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि मेरी एक बात आप गांठ बांध कर रख लेना, पुराना एक भी कार्यकर्ता टूटना नहीं चाहिए, भले ही हमसे 10 नए कार्यकर्ता टूट जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि पुराना जिताऊ है और नया भरोसेमंद नहीं है। क्या बीजेपी अभी इस लाइन पर चल रही है अपने पितृपुरुष की, या अटल बिहारी वाजपेयी जो महानायक थे? देखिए, बीजेपी के यदि राहुल जी परिदृश्य से देखें तो पूरे राष्ट्रीय स्तर से और कई प्रदेशों में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको अभी वो एडजस्ट करें, क्योंकि उसको परिवार बढ़ाना जी। है। लेकिन इसका नुकसान भी कई जगह हो रहा है, क्योंकि जिन सीटें जो भाजपा के गढ़ हुआ करते थे वो भी चले गए कई जगह, क्योंकि नए और पुराने के बीच एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो है। अभी कुल वक्त मिलाकर है कि देवदत्त जी, परिवार बढ़ाना है और परिवार के पुराने परिजनों को संभालना है। बीजेपी इस बिल्कुल कश्मकश में है, ये उसके सामने बिल्कुल चुनौती। हमारे साथ जुड़ गए हमारे पत्रकार साथी संजय सोनी जी भी, वो अभी बिल्कुल वहीं से आ रहा है जहां बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही थी। उनसे पूछते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी का भाषण भी वहां हुआ है और इसके अलावा दिन भर की क्या गतिविधि रही। सोनी जी, दरअसल ये सारा मामला अब दावों पर आ गया है। कांग्रेस भी करेगी सरकार बनाएंगे और इस बार 150 के पार की बात वो कर रहे हैं, बीजेपी 200 पार की बात कर रही है। ग्राउंड जीरो पर या जो कांग्रेस बीजेपी के जो लीडर हैं उनके मन के भीतर क्या चल रहा है? नारे तो सब यही लगाते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन असल में उनके भीतर क्या घबराहट है, क्या उत्साह है? आज दिन भर की बैठक में क्या लगा आपको? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये नारे तो अपनी जगह है, जनता के बीच में कौन है और जनता के बीच में कौन विधायक है, ये सबसे बड़ी बात है। आज मेरी कई विधायकों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में तो हम सरकार नहीं बना रहे हैं। अब भाजपा के वरिष्ठ विधायक कह रहे हैं कि आज की स्थिति में सरकार नहीं बना रहे, तो ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा 4 महीने में? कौन सी स्थितियां बदल जाएंगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि लेकिन संजय जी, संगठन की दृष्टि से, लीडरशिप की दृष्टि से कांग्रेस में कमजोरी है। नहीं, कमजोर है। कांग्रेस में 2 बुजुर्ग नेता हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। बिल्कुल। बीजेपी के पास नेताओं की बहुत लंबी टीम है। बिल्कुल। उसमें शिवराज सिंह चौहान है जो जगत मामा है, जैसे कभी जवाहरलाल नेहरू को लोग चाचा नेहरू कहा करते थे। तो उनका जो एक वोटर के साथ एक आत्मीय रिश्ता है, एक भावनात्मक रिश्ता है मामा और भांजे का, मामा और भांजियों का और बहनों का। चूंकि जब वो भांजे भांजी का जैसे ही बोलते हैं तो फिर भांजे भांजियों की माँ के साथ उनका बहन का रिश्ता जुड़ जाता है। तो वो जो एक आधी आबादी बहनों की, जिसको मुझे लगता है कि बीजेपी कांग्रेस में कोई लीडर चमत्कार रूप से अपने साथ नहीं जोड़ पाया है। इसके बाद भाजपा के पास आदिवासियों के वोट बैंक पर भी काम करने की बात है, वो महिलाओं पर बात कर रहे हैं, वो ओबीसी पर बात कर रहे हैं। तो इस सब के बीच में कांग्रेस कहाँ ठहरती दिखती है आपको? देखिए, कांग्रेस ना पिछले 18 में कांग्रेस की कोई बहुत तैयारी थी या बहुत बड़ा प्लानिंग थी या बहुत बड़े नेता थे, लेकिन जनता लगातार सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी भी मान लो, और जनता के बीच जो विधायकों के प्रति नाराजगी थी वो सब लेके 18 में सरकार कांग्रेस की बन गई और आप 100 के पार तक आए, बीजेपी 100 के पार आई। ठीक है, इस बार भी मैंने भी सवाल किया, मैंने कहा 200 पार पिछली बार भी नारा था, तो बोले इस बार भी है। तो इस बार भी है, मगर आप उस समय की परिस्थितियां अलग थी। अब सिंधिया का गुट जुड़ गया। वोटर को कार्यकर्ता पहुंचाता मतदान केंद्र तक, वोटर को कार्यकर्ता समझाता है चुनाव के पहले तक, वो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, और वो ही वोटर से बात करता है पूरे 5 साल कि हमारी पार्टी ये कर रही है, हमारी सरकार ये कर रही है, हमारे मंत्री में ये खूबी है, हमारे विधायक साहब में ये अच्छाई है। तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो कार्य समिति में लोग आए थे, वो सरकार संगठन में अपनी कितनी अपेक्षा रखते हैं और कितनी उनकी उपेक्षा होती है, ये बात भी कहीं निकल कर आई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आई है। और बहुत सारे कार्यकर्ता जो अन्य जिलों से आए हैं, उनका यह कहना है कि हम तो भोपाल नहीं आ पाते, लेकिन हम जब कभी नेताओं से मिलते हैं तो वो हमसे नहीं मिलते, जब मंत्रियों से बात करते हैं तो वो हमसे बात नहीं करते, जवाब दे देते हैं, कागज रख लेते हैं, काम नहीं करते। तो बोले इस सब की भी बात है, मगर अब ये कहें किससे? अब ऐसा संवाद की स्थिति नहीं थी कि जनता जो आई है, जो और भी लोग आए हैं, उनसे सवाल पूछे जाएं, जवाब मिले, ऐसा कोई स्थिति नहीं थी। ये तो एक कार्य समिति थी, एक फोरम था, उस फोरम का कार्यक्रम हो गया। बिल्कुल योगी राज जी, दरअसल कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि संवाद कम है। अब संवाद पर मुरलीधर राव
अजय जामवाल शिव प्रकाश जी कह रहे हैं कि आप गांव में जाइए, कार्यकर्ताओं से संवाद करिए। अब तो तकनीक का जमाना है, विधायक मंत्रियों से, सांसदों से वो कह सकते हैं कि आप जाएं, कार्यकर्ताओं से बात करें और उसकी वीडियो कॉलिंग हमारे साथ करें, ताकि पता चले कि विधायक जब कार्यकर्ता से मिल रहे हैं तो कार्यकर्ता को रिएक्शन क्या है। जब वो मंत्रियों से मिलते हैं तो मंत्रियों का, तो कार्यकर्ता को मंत्रियों के प्रति क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है। तो ये जो संवाद और तकनीक है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है हर पार्टी को, ताकि वो ये समझ सके कि हमारे जो माननीय नेतागण हैं उनका जनता के बीच में क्या रिश्ता है और क्या छवि है। आपकी राय? नहीं, सही बात है। और आज का दौर तो टेक्नोलॉजी का दौर है। और अभी भी जो कार्य समिति में जो बात की गई वो यही कि आप न केवल क्षेत्र में जाएं बल्कि आप ऑनलाइन बात कराएं, आप ऑनलाइन कनेक्टिविटी कायम करें। तो इससे ये भी होगा कि एक जो भोपाल से बैठकर जो मॉनिटरिंग की जो बात हो रही है उसमें आसानी होगी कि आप भोपाल में बैठकर भी देख सकते हैं कि आप बूथ स्तर पर आपका क्या हो रहा है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी की वो बार बार बात की जा रही है। और दूसरा ये होता है कि जब ऐसे निर्देश मिलते हैं और जब क्षेत्र में जाके लोगों को मालूम पड़ता है अगर हमारी बात ऊपर भी वॉच की जा रही तो वो भी थोड़े गंभीर हो जाते हैं। बिल्कुल। नहीं तो कई बार क्या होता है कि निर्देश तो ऊपर से मिल जाते हैं लेकिन नीचे जाते जाते वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। पहली बात तो निर्देश का पालन हो, लोग गंभीरता से लें। लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ भी आदिवासी वोट बैंक की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने सेवादल के साथ बैठक की, आदिवासी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस के जो आदिवासी लीडर है उनसे बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार ओबीसी और आदिवासी वोट बैंक पर दोनों पार्टियों का बड़ा फोकस रहने वाला है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है और मध्य प्रदेश की बहुत मतलब 100 के लगभग इन दोनों को मिला लिया जाए 100-150 सीटों को ये करीब कवर करते हैं। तो कोई भी इनको अपने हाथ से ऐसे जाने नहीं देगा। और अधिकांश आदिवासी और इस वर्ग को साधने की कोशिश में है। तो कमलनाथ जी भी पीछे नहीं रहना चाहते। लेकिन मैंने आपसे चर्चा में शुरू में बात की थी कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो फिर भी एकजुट दिखाई दी। अभी क्या है, मध्य प्रदेश में अकेले कमलनाथ हैं, अभी जय कमलनाथ हो रही। अभी दिग्विजय सिंह जब यात्रा समाप्त करके जब अपना मुगदर यहाँ घुमाएंगे तब समझ में आएगा कि कांग्रेस में कितनी यूनिटी है और कितने गुट हैं। बिल्कुल। और इस बात से भी अंदाज लगा लो, अभी उन्होंने जो प्रदेश कार्य समिति बनाई है, जम्बो जो कार्य समिति घोषित की थी, उस पर भी लोग सवाल उठाने लगे। बिल्कुल। लेकिन मेरा तीनों साथियों से सवाल ये है कि अभी बीजेपी सरकार में है, संगठन उनका सक्रिय है, उनके लीडर ज़्यादा ऊर्जावान है, युवा हैं, चाहे बीडी शर्मा की बात करें या दूसरे लोग, शिवराज सिंह चौहान तो जनता से कनेक्ट होते ही हैं। लेकिन इस समय जो कुछ आप कह रहे हैं उसको डिलीवर करने का है। अगर सरकार और संगठन ने जो कुछ कहा है अगर वो जमीन पर होता हुआ दिखेगा तो भाजपा का या किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक तरह से संतुष्ट होगा और फिर वो जनता से ये कह सकेगा कि हमारी सरकार और हमारा संगठन जो काम कर रहा है वो दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये डिलीवरी का टाइम है। जो सरकार बात कर रही है अगर वो सच में होना शुरू हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतें कम हो सकती है। युगराज जी, बहुत संक्षेप में 2-3 वाक्यों में इस मुद्दे पर बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी भी इतना 18 साल सरकार होने के बावजूद सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। विधायकों के और निचले लेवल पर व्यक्तिगत लोगों का विरोध है। यदि आप उसको मैनेज ढंग से कर लिया जाए, भाजपा की चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता, सब इस चीज़ को दुरुस्त कर लें तो अभी भी कोई ऐसी कोई बहुत खराब हालत नहीं है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। देवदत्त जी, सवाल है कि सरकार जितनी ताकत से काम कर रही है, संगठन जितना सक्रिय होता हुआ दिख रहा है, अगर ये दोनों संगठन और सरकार मिलकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से या जनता के बीच में जो कुछ हम कह रहे हैं वो करते हैं, ये मैसेज चला गया तो स्थितियां मजबूत हो सकती हैं। लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ भी अपनी उम्र के लिहाज से बहुत दमखम से काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो काम कांग्रेस बीजेपी करती है लगभग वही काम कांग्रेस भी कर रही है, यानी टक्कर बराबरी की देने की कोशिश हो रही है? आपकी राय? जो 2018 का परिणाम है वो दोनों की उम्मीद जगाए हुए है। कांग्रेस ये सोचती है कि हम तब सरकार में आ गए थे तो अभी और मेहनत करेंगे तो फिर से आ सकते हैं, और बीजेपी ये सोच रही है कि हमने उस समय कुछ गलतियां की, उनको सुधार लो तो हम सरकार में आ सकते हैं। ये जो दो उम्मीदें हैं, इसी कारण समय से पहले जो सत्ता संघर्ष तेज हो गया है प्रदेश में, लगातार बैठकों का दौर, बूथ स्तर पर जमावट, और एक एक लीडर को जैसे कांग्रेस फोकस किए हुए है कि आदिवासी वर्ग के नेताओं को उस क्षेत्रों में भेजा जाए। भाजपा लगातार आदिवासियों के लिए कार्यक्रम कर रही है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उन्हीं के कार्यक्रमों में आ रहे हैं। तो ये जो एक एक वर्ग को साधने, एक एक सीट की जो सर्वे रिपोर्टें आ रही हैं
और अभी जो और परिवर्तन होंगे, जैसे कांग्रेस ने अभी नियुक्तियां की हैं, अब भाजपा में भी बहुत कुछ होने वाला है। और ये कार्य समिति के बाद भी इसके कयास और बढ़ गए। जिस तरह से भारी भरकम कार्य समिति हुई है, सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है, इस बार जिला पंचायत अध्यक्षों को भी एंट्री दी गई है। तो मुझे लगता है कि कवायद दोनों तरफ से है, लेकिन किसी के लिए भी आसान नहीं है मुकाबला। जैसा आपने कहा कि यदि ये चीजें जो कही जा रही हैं, जो संगठन के स्तर पर कार्यकर्ता तक पहुंच जाए और सरकार के स्तर तक आम जनता के बीच पहुंच जाए, तो मुझे लगता है भाजपा को जो कह रही है उसमें बहुत कुछ आगे बढ़ पाएगी। समय है, मुश्किलें भाजपा के पास समय है कि वो सरकार में भी है और संगठन उसका सक्रिय है। संजय जी, क्या बीजेपी का अपर हैंड इसलिए भी हम मान सकते हैं क्योंकि चुनाव में वक्त है और सरकार अगर जो कहती है और संगठन जो चाहता है अगर वो हो जाए तो फिर थोड़ा सा मौसम बदलने में वक्त नहीं लगेगा? आपकी राय? बहुत संक्षेप में, समय की कमी है। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि दिग्विजय अभी जो सिंधिया गुट आया है उसके बाद जो अंतर्द्वंद है पुराने और नए कार्यकर्ता में, वो अंतर्द्वंद चुनाव में क्या हालात करेगा, किस हालात से चुनाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। और मैं समझता हूँ अगर ये द्वंद थोड़ा सुधर जाएगा तो सरकार में ऐसा शिवराज जी के प्रति ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है, मगर जो आपसी द्वंद है ये सबसे ज़्यादा चुनाव हराने में, डैमेज करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। लेकिन मेरा आखिरी सवाल तीनों साथियों से, चाहे तो उसका 20-30 सेकंड में उत्तर दे सकते हैं। पुराने कार्यकर्ताओं और नए कार्यकर्ताओं के बीच में, और खासतौर से जो सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से विधायक जो आए थे भाजपा में, वो अभी समरस नहीं हो पा रहे हैं। योगीराज जी, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, मैंने जैसे बीच में कहा कि अटल जी कहते थे कि पुराना एक भी कार्यकर्ता ना टूटे, भले ही 10 नए टूट जाए, क्योंकि भरोसेमंद पुराना है और 10 पर आप नए पर आप भरोसा मुश्किल में। बीजेपी की ये एक बड़ी दिक्कत है जो नगरीय निकाय चुनाव में भी नजर आई। जो उसका पुराना कार्यकर्ता था वो हाशिए पर रहा, और अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें भी दिख रहा है कि हाशिए पर जो गया कार्यकर्ता है, अगर उसको बीजेपी सक्रिय कर पाई तो फिर नतीजे बदल सकते हैं ताकत के साथ। हाँ, यही अभी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो वफादार कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे ट्रैक पर रखें और उन नए कार्यकर्ताओं के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कैसे बनाए, ये एक बड़ी चुनौती है। जी देवदत्त जी, आपका इसमें कुछ कहना है? नए और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच में भाजपा के भीतर देवदत्त जी की आवाज पार्टी बरकरार रख पाई जी, तो फिर मुझे लगता है कि उसके लिए आसान हो सकता है। संजय जी, आपकी इसमें राय? अभी मैंने देखा आज ही कई लोगों ने कहा कि कौन है सुनने वाला, यानी पुराने कार्यकर्ताओं की सुनने वाला कौन है? ना संगठन सुन रहा, ना सरकार सुन रही, ना मंत्री सुन रहा है, तो आप करें क्या? तो अंत तो गत्वा ये होगा कि जिसको वोट डालना है वो उस समय सोचेगा कि चलो पार्टी है, हम पुरानी पार्टी के, तो वोट तो डाल देगा, मगर वो 10 लोगों को जोड़ने वाला जो काम है वो नहीं करेगा, वो उस बात से नाराज है। तो कुल मिलाकर बीजेपी मजबूत है कागज पर, संगठन भी मजबूत है, सरकार में शिवराज सिंह जैसा ऐसा मुख्यमंत्री जिसका संबंध मामा भांजे और बहनों के साथ है, भावनात्मक संबंध है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की लीडरशिप 2 लोगों के पास है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी। ये उम्र के साथ साथ कितने सक्रिय हो पाएंगे भाजपा की युवा टीम के सामने, ये देखने की बात होगी। लेकिन बीजेपी के सामने सिर्फ पुराने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और उनके मन जीतने का काम अगर हो गया तो पासा पलट भी सकता है, और जो दावा वो कर रहे हैं 200 पार का, लेकिन सरकार में वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ लौट सकते हैं। लेकिन अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की एकता का जादू चल गया तो कांग्रेस भी मुकाबले में बहुत टक्कर देगी। तो अभी तक जो स्थितियां बन रही है वो कह सकते हैं कि कांटे की स्थिति है। जो बीजेपी के लीडर या कांग्रेस के लीडर दम मारेंगे, कार्यकर्ता को सक्रिय करेंगे, वही वोटरों को मतदान के अंदर तक ला सकता है। तो बूथ का जो मैनेजमेंट है, मिशन बूथ, जरूर हम चर्चा करते रहेंगे। दोनों पार्टियों का मिशन बूथ है, इस पर कितना काम होगा। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। देवदत्त जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।